हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर जहाँ चाहा वहाँ रहा। यानी कि अगर आप करना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं होता। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो यही कहानी है, एक लड़की की कहानी है जिसके हाथ नहीं होते, फिर भी वो ऐसा कुछ कमाल कर देती है जीवन में कि दुनिया देखती रह जाती है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। यानी कि एक मलमल की धोती थी, उसका रंग था बादामी, बादाम जैसा कलर, और वो खिल उठा था। क्यों खिल उठा था? किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी, यानी कि एम्ब्रॉयडरी की गई थी उस मलमली धोती पर। कसूती के टांके, कसूती एक कर्नाटक का एक प्रकार का, हम कह सकते हैं कढ़ाई का स्टाइल है, धागों से डिजाइन बनाने का स्टाइल है। तो किनारे किनारे उस मलमली कपड़े के ऊपर कसूती यानी कि कर्नाटक स्टाइल में जो है टांके भरे गए थे। टांके बनाना मतलब होता है कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरी करना, धागों से। ठीक है, तो वो किनारे किनारे ऐसे यहाँ पर ऐसे से बेल बनाई गई थी, सुंदर सुंदर धागों से बेल बनाई गई थी। उसी की वजह से वो जो मलमल की धोती थी उसका जो बादामी रंग था वो एकदम खिल उठा था, वो बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। और जैसे साड़ी होती है, साड़ी का पल्लू होता है, पल्ला लगाती है ना मम्मी, तो साड़ी के पल्लू पर भरवा टाके, भरवा टाके क्या होता है? काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी है ये भी, जिसमें टाके पूरे भर भर के बनाए जाते हैं, तो अंदर पूरा डिजाइन बनाया जाता है। वो अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। तो सुनहरे क्या होता है? सिल्वर, और रुपहले क्या होता है? गोल्डन। तो सिल्वर कलर के धागे, गोल्डन कलर के धागों से जो बेल बूटे बने थे, उससे तो मलमल के कपड़ों पर जान आ गई थी। मलमल का कपड़ा बहुत सुंदर दिखने लग गया था। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इन्हीं की ये कहानी है, इला सचानी जी। और सोचो, इला सचानी जी, इनके हाथ नहीं थे, एम्ब्रॉयडरी करी है और इतनी खूबसूरत करी है। कैसे की होगी? पैरों से। जी हाँ, एक्सक्यूज मत दिया करो, मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, इसलिए नहीं हो सकता, उसलिए नहीं हो सकता। इन्होंने क्या मिसाल कायम करी, इनके हाथ काम नहीं करते थे और इला सचानी जी ने अपनी हिम्मत की अनूठी मिसाल दी। उन्होंने इसे सजाया था। ये कढ़ाई के नमूने हैं। नमूने मीन्स तुम कह सकते हो एग्जाम्पल्स, या अगर आप देखें तो कढ़ाई के पीसेस बना के, वो अब देखो कढ़ाई के नमूने उन्होंने बनाए थे, वो चीज़ है। अब ये देख रहे हो आप, इनके हाथ जो है वो खराब है इला सचानी जी के, और ये पैरों से धागे से डिज़ाइन बना रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है और वो ऐसा कमाल कर दे। चलिए अब इनकी कहानी पढ़ते हैं। क्या है? 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। इनकी उम्र 26 साल की है। ये गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इनकी कहानी आपको प्रेजेंट में पढ़ाई जा रही है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ये याद करने वाली बात है कि बचपन कहाँ बीता था? अमरेली जिले के डिस्ट्रिक्ट था अमरेली, राजकोट गांव में, उस डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है राजकोट, वहां पे कहाँ बीता था? अपने नाना जी के यहाँ बीता था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ का मतलब होता है इवनिंग। तो जैसे ही शाम होती थी तो सारे मोहल्ले के बच्चे बाहर खेलने आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। हम भी खेलते थे ऐसे बचपन में ना, ऐसे करके, ऐसे ये होता है ना, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ 3, इस तरीके से 4 5 6। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है, मैं बचपन में बहुत खेली हुई है। 7 8 इस तरीके से, और फिर एक पत्थर फेंक के उछल उछल के खेलते। तो आड़ी तिरछी लकीरों से ये जो गेम है, कुछ बच्चे ये खेलते। कुछ कनेर के पत्तों से पिचपिची बजाते। वो पत्ते को मोड़ के हम सीटी नहीं बजाते थे, तो वो कुछ पत्तों को मोड़कर पिटपिटी बजाते, नहीं सीटी बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते। तो ऐसे गुट्टा उछाल उछाल के पत्थर से, ऐसे होता है ना, 4 गुट्टे एक बार में पकड़ने हैं, फिर 5 पकड़ने हैं, फिर 3 पकड़ने हैं, फिर 2 पकड़ने हैं, ऐसे करके। तो कुछ जो है वो गुट्टों से खेलते। कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों को ठीकरे यानी कि टुकड़े, पीसेस जो हैं, उन्हें बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो मान लीजिए कहीं घड़ा फूटा हुआ है गाँव में, तो वहाँ पर वही टुकड़े उठा लिए, एक के ऊपर एक लगाए, पिट्ठू बना लिया, वो जो तुम लोग खेलते हो। ठीक है, तो वो पिट्ठू का खेल खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला झूलकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। पेंगे लेना क्या होता है? ऐसे झूला झूलोगे, ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची साइड जाओगे, फिर नीचे आए, फिर ऊंची साइड गए, ऐसे ऊंची ऊंची पींगे लेते। ठीक है, और ऊंचे स्वर में एक ही साथ गाते। क्या गाते थे? ध्यान से सुनो। कच्चे नीम की निम्बोरी, कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी आइयो रे। कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी आइयो रे। कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी आइयो रे। ऐसे वो गाना गाया करते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती थी, है ना, गाना तो गा सकती थी मुंह से,
पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। अब बेचारी पेंगे कैसे लेंगी? पेंगे पकड़ लेने के लिए झूले की रस्सियों को ऐसे पकड़ना पड़ता था, वो नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, उनके हाथ ही नहीं उठ पाते थे बच्चों। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी तो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। लगता ही होगा, है ना, कितनी कॉमन सी बात है कि जब वो हाथ नहीं उठा पाती थी तो उनको कितना ख़राब लगता होगा। उनको लगता होगा कि बाकी बच्चे ऐसा कर पाते, मैं क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, है ना। बच्चों की भी ख्वाहिश थी कि इला जो हैं, क्योंकि उन्हीं के दोस्त हैं, तो किसी तरीके से उनके साथ खेल सके। लेकिन कभी कभार वे पकड़म पकड़ाई विषमृत के खेल में शामिल हो जाते थे। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे पकड़म पकड़ाई का खेल तो समझते हो कि पकड़म पकड़ाई क्या होता है। बच्चा भाग रहा है तो जो डैन वाला बच्चा होता है वो एक को पकड़ता है, ठीक है, फिर वो डैन हो जाता है, फिर वो दूसरे को पकड़ता है, फिर वो डैन हो जाता है, फिर तीसरे को पकड़ता है। ऐसे पकड़ा पकड़ाई का खेल। और विषमृत का खेल क्या होता था, हमने बचपन में बहुत खेला है। जैसे हम एक डैन है, वो जिस बच्चे को छू देगा वो क्या हो जाएगा, स्टैच्यू बन जाएगा। फिर दूसरे बच्चे क्या है, उसको रिलीज कराएंगे, छूने आएंगे। लेकिन जो डैन है, अगर उसने उस बच्चे को, दूसरे बच्चे को, किसी को भी छू दिया तो फिर वो स्टैच्यू बन जाएगा। तो ये विषमृत का खेल होता है, उसमें वो शामिल हो जाती थी, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। छू के धप्पा करते हैं तो खेलते तो हो गए, तुम्हें पता होगा, ऐसे छुआ धप्पा तो फिर वो निराश हो जाती थी। उनको लगता था कि मैं कैसे छूऊं, है ना, हाथ नहीं उठते हैं। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वे बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान ली थी। वो बहुत कोशिश करती थी बट हाथ साथ ही नहीं देते थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब इला ने कहा कि ठीक है भाई, मेरे हाथ नहीं उठते ना, आई टेक इट एज अ चैलेंज। मैं इसे एक चुनौती मानूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो बढ़िया करके दिखाऊंगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा। जो भी काम आप अपने हाथ से करते हो उसे सब पैरों से करना सीखा। जब हम जो काम हम हाथों से करते हैं, जैसे दाल भात खाना, मतलब दाल चावल खाना, तो वो पैरों से खा लेती थी दाल चावल, ठीक है। स्पून का यूज़ कर लेती होंगी। दूसरों के बाल बनाना, दूसरों के बाल काटना, अपनी तो काट ही रही है, वो दूसरों के बाल भी काट लेती थी। फर्श बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, तरकारी यानी कि सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना, स्लेट पर लिखना। तख्ती कैसी होती है, तख्ती मतलब एक ब्लैक कलर का एक समझ लो एक पत्थर का टुकड़ा टाइप होता है, उस पर हम चौक से लिखते हैं। जैसे बोर्ड आता है क्लास में आपका, ऐसे ही ब्लैक तख्ती होती है। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसने क्या किया, एक स्कूल में दाखिला मीन्स एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। क्यों परेशानी होगी भाई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं तो ये लगता था कि बच्ची के हाथ नहीं है, कल को इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, गिर जाए, कुछ, है ना, कुछ भी हो सकता था। तो उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता होती थी। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर कि भाई बाकी बच्चे तो क्लास में जल्दी से काम कर लेंगे, तो टीचर बेचारी इसकी क्योंकि स्पीड नहीं होगी या हाथ से नहीं लिख पाएगी तो उसकी स्पीड नहीं होगी, तो फिर पूरी क्लास को परेशानी होगी, है ना, पूरी क्लास को वेट करना पड़ा करेगा। तो उसकी स्पीड को लेकर भी उसको एडमिशन नहीं मिलता था। लेकिन किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। कई बार क्या होता था, किसी किसी काम को तो वो इतनी तेजी से कर देती थी, इतनी फुर्ती से कर देती थी कि लोग एकदम हैरान हो जाते थे। दंग रह जाना मतलब हैरान हो जाना कि यार इसके तो हाथ भी नहीं है, इसने कैसे कर लिया। पर क्या होता था, और वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। मतलब हिम्मत तो उसने हारनी नहीं थी, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो मेरी सिचुएशन हो। वो घुटने टेकने वाली नहीं थी, झुकने वाली नहीं थी परेशानियों के आगे। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करी, 10th क्लास तक पढ़ाई करी, वे 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। हाँ, यहाँ पर कुछ खराब हुआ इनके साथ, वो 10th की जो एग्जाम है वो पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उन्होंने क्या किया, 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में करने की कोशिश करी। लेकिन क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने ना कुछ अच्छी स्कीम्स बना रखी है कि जो लोग डिसेबल है, स्पेशल है, उनके हाथ नहीं है, आँख नहीं है या पैर नहीं है, अगर कहीं पे भी कोई खराबी है हमारे किसी अंग में, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इवन हमें स्क्राइब भी मिल जाता है, एक ऐसा बंदा जैसे किसी के हाथ नहीं है तो वो उसके बदले लिख देगा, तो अतिरिक्त समय मिल सकता है। और उस ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, उसे स्क्राइब बोलते हैं। ये जानकारी इलाकों समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता, है ना। तो वो परीक्षा में फेल नहीं होती। उसे इस बात का दुख है, तो डेफिनेटली, है ना, दुख तो होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो फेल हो गई उन्हें दुख होता है इस बात का। और ये बात का भी दुख था कि उनको जानकारी नहीं थी, है ना, कि उन्हें अतिरिक्त टाइम मिल सकता था, स्क्राइब मिल सकता था। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी कि एक हाई स्कूल की परीक्षा ही तो थी, वो मैं फेल हो गई तो ऐसा तो कुछ नहीं कि मेरा जीवन ही खत्म हो गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी, कपड़ों पर धागों से डिज़ाइन बनाना।
वह उन्हें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरने तक देती तो देखती। मतलब यहाँ पर जो हमारी मेन कैरेक्टर हैं वो क्या करती थी, वो देखती थी अपनी दादी को, अपनी माँ को, कि वैसे सुई से धागे से कैसे कपड़ों पर डिज़ाइन बना रही है, बूटियाँ बना रही है। बूटियाँ होती है जैसे फूलों का डिज़ाइन बनाना है और सॉरी, आगे देखते हैं। न जाने कब उसने कशीदकारी करने की ठान ली। मतलब पता नहीं है ऐसा कब हुआ, लेकिन उसको लगा कि मैं भी ये काम करूँगी और उसने ठान लिया कि मुझे ये करना है। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। उसने सुई उसमें फंसाई होगी पैरों के और उंगलियों के अंगूठों के बीच में, और उसका सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर, अच्छा दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। इमेजिन करके देखो, कोई पैरों से कहे आपको ऐसे काम करने के लिए, मतलब हाथों से करना मुश्किल जिस काम को, उसे वो पैरों से कर लेती थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कि जहाँ आपने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी कुदरत ने तो उसे हाथ नहीं दिए थे, लेकिन उसके पास पेशेंस था, धैर्य था, विश्वास था, मतलब बिलीफ था अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, उसने झुठला दिया। फिर आगे देखो, कहना चाहिए कि उस सत्ता को भी झुठला दिया कि जिसने उसे हाथ नहीं दिए थे। उसका विश्वास था, उसके पास पेशेंस था, कि कुदरत को भी इसीलिए उसने झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो गई। अब काठियावाड़ी काश्तकारी जो होती है बेटा, ये ना आई थिंक गुजरात की जो है, हाँ गुजरात की स्पेशल कढ़ाई होती है, उसमें वो माहिर हो गई थी। गुजरात का एक स्पेशल स्टाइल है कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी करने का, किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, यानी कि किस पे कैसा मैं डिज़ाइन बनाऊं, किस पे कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा बिल्कुल खिल उठेगा, और टाँके कौन से लगें, ये सब वे समझ गई थी। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर थी कि मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन करने हैं एंड ऑल। एक समय ऐसा भी आया जब उनके कपड़े उनके द्वारा काढ़े गए, कढ़ाई किए गए, एम्ब्रॉयडरी किए गए परिधान, यानी कपड़ों की प्रदर्शनी, यानी कि एग्जीबिशन लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रही थी। मतलब बंगाल की भी झलक थी उनके कपड़ों में, और लखनऊ का जो स्टाइल है उससे भी उन्होंने कढ़ाई करी थी, और बंगाली स्टाइल से, मतलब दोनों स्टाइल से करी थी। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँकों का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने बंगाली स्टाइल, काठियावाड़ी टाँके मतलब बंगाली स्टाइल से एम्ब्रॉयडरी करी, और उसके अलावा कई और स्टाइल से भी करी थी। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को कांधा से उबारा, कांधा चिकनकारी, ये सब एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल है। चिकनकारी तो उधर होती है लखनऊ में। पशु पक्षियों की ज्योतिमय आकृतियां बनाई, यानी ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे कई बार होता है ना, मान लो आपने एक सर्कल बनाया चिड़िया के लिए, सर्कल बनाया, फिर यहाँ ट्राइंगल बना के उसकी चोंच बना दी, फिर हमने यहाँ एक ओवल शेप बनाई, तो इस तरीके से वो धागों से बनाती थी। फिर मैंने यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल से उसकी पूँछ बना दी, फिर मैंने यहाँ पर क्या एक लाइन बनाई, फिर उसके अंदर ऐसे लाइनें बना दी। तो इस तरीके से जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है ना, उनसे वो डिज़ाइन बनाती है। और कसूती और जंजीर जो है, कसूती और जंजीर से उठा रखा था, मतलब आकृतियों को ऐसे जंजीरदार आकृतियां बनाई होंगी। इलाके पाँव रुकते नहीं थे और आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वे सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, उनकी आंखों में चमक थी कि यार मतलब मज़ा आ रहा है, कर रही हैं वो। होठों पे मुस्कान रहती थी, ये नहीं कि तुम्हारी तरह रोती रहें कि हाय ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। नहीं रोना है लाइफ में, जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुतों के पास वो भी नहीं है। ऐसी ही थी वो भी, होठों पे उनके मुस्कान रहती थी, उनके अंदर अनोखा विश्वास था। और वो सुनहरे रुपहले, यानी कि सुनहरे गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के रुपहले गोल्डन कलर की बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी, है ना, गिव अप नहीं करती थी बिल्कुल भी। आगे देखो, तो इसी से कहते हैं भाई जहाँ जहाँ वहाँ रहा, जब तक भी हो गया हमारा फिनिश। और मुझे पूरी उम्मीद है इस चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और मैं तो वैसे भी ये मानती हूँ कि इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, बस लगन सच्ची होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके पास सामने से मदद जीवन में आएगी। तो अपने फ्रेंड्स की मदद करो और ये वीडियो सब तक पहुँचाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। बाय बाय।